खबरों में आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन आप तमाम से ये अपील कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, इस वजह से कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन को फॉलो जरूर करें, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। आपको बता दें कोरोना और इसके नए वेरिएंट के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 40,895 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। आदादोशुमार के मुताबिक एक दिन में 285 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना मुस्बत की यौमिया शरह 9.28% है। वहीं मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 4,72,169 हैं। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के मजमूई मामले 3,072 हैं, उनमें 1,203 शफायाब भी हो चुके हैं। उधर मुल्क में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और दीगर गाइडलाइन जारी की गई हैं। कौमी राजधानी दिल्ली और कर्नाटक में बीती शब से हफ्तावारी कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। आज और कल कर्फ्यू नाफिज रहेगा। शहर के तमाम बाजार बंद हैं, सिर्फ अशाए जरूरिया की दुकानें खुली हैं। मेडिकल, दूध, गोश्त, तरकारी, राशन की दुकानें खुली हैं। बिलावजह घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जरूरी खदमात से वाबस्ता अफराद ही बाहर निकलने की इजाजत होगी। उनके लिए खसूसी शनाख्ती कार्ड भी जारी किए गए हैं। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह की सूरत हाल कर्नाटक में कोरोना के हवाले से रऊफ? जी देखिए, रियासत कर्नाटक में कल रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू का आगाज हुआ है, यानी शनिचर और इतवार मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पीर की सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। अब जो सूरत हाल शहर बेंगलुरु में देखने को मिलने में आ रही है, वो सख्ती से यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू नाफिज किया गया है। चंद एक मुकामात पर इस कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी के वाकयात भी पेश आए हैं। ताहम बेंगलुरु में जिस कदर से कोरोना की वबा और ओमिक्रॉन के मामला बढ़ रहे हैं, खासतौर पर कर्नाटक में सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत का दारुल हुकूमत बेंगलुरु है। यहाँ पर कोरोना के मामला में तेजी से इजाफा हुआ है, लिहाजा सख्ती के साथ कोशिश की गई है कि वीकेंड कर्फ्यू को नाफिज किया जाए। सिर्फ जरूरी खिदमात, जरूरी सहूलियात को छोड़कर बाकी के तमाम अहम बाजार यहाँ पर बंद दिखाई दे रहे हैं। सन्नाटा छाया हुआ है और साथ ही बेंगलुरु की जो लाइफलाइन है BMTC सिटी बस सर्विस, वो आज जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। सिर्फ 10% बसों की इजाजत दी गई है, वो भी तिब्बी अमले के लिए और जो काम पर आ रहे हैं सरकारी मुलाजिमीन के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए 10% बसें जो है ऑपरेट हो रही हैं आज। बाकी तमाम जो है बसें बंद हैं। ताहम रेलवे स्टेशन से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। साथ ही एयरपोर्ट से आने वाले मुसाफिरों के लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इनके लिए ऑटो सर्विस भी है, टैक्सी भी है। तो इस लिहाज से आज का जो माहौल है यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू का, तो एक सख्ती से जो है पुलिस ने खासतौर पर इस पूरे मामले में काफी मेहनत हम देख रहे हैं कि पुलिस की जगह जगह नाकाबंदी की गई है और गैर जरूरी जो फिर रहे हैं उनकी गाड़ियां भी यहाँ पर सीज करने के वाकयात पेश आए हैं। और साथ ही वैक्सीनेशन और कोरोना की जांच टेस्टिंग के लिए कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। सत्येंद्र जैन मीडिया से खिताब कर रहे हैं, हम सीधा रुख करते हैं। और 7 दिन के बाद बिना टेस्ट कराए आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको 3 दिन से बुखार या कोई और सिम्टम ना हो। अगर 3 दिन तक आपको लास्ट के 3 दिन में सिम्टम नहीं है तो आप अपने काम पे जा सकते हैं। सर आज जो आंकड़े आएंगे उनमें क्या कुछ आशंका है, कितने केसेस? अभी डाटा कंपाइल हो रहा है और 20,000 के आसपास केसेज आने चाहिए। संक्रमण दर सर कल से 1-2% ज़्यादा, 2% ज़्यादा कर लीजिए। सर हेल्थ केयर वर्कर्स में जो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, कई हॉस्पिटल अब मना भी कर रहे हैं। 1000 हेल्थ केयर वर्कर्स बताए जा रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों की मिलाकर हॉस्पिटल्स में। देखिए, जब कोरोना सब में फैल रहा है तो वहाँ पर भी होगा और उनको मतलब सब ज़्यादातर होम आइसोलेशन में ज़्यादातर लोग हैं। और अभी वो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा केसेज हैं। 1000 दिल्ली के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं
उनका नंबर कई लाख में आता है। अगर हमारे बुलेटिन में भी आप देखेंगे तो हेल्थ केयर वर्कर ही 2 लाख से ज़्यादा है। व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर वेल प्रिपेयर्ड। दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां की है और हमने बहुत ज़्यादा केसेस को मानते हुए तैयारियां की हुई हैं। सर, दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की थी, हेल्थ असिस्टेंट तैयार किए जा रहे थे 5000, तो क्या वो इस वेब के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार है। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उनको भी यूज़ किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग ये सब पूरी हो चुकी है? ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। किस तरह के काम लेंगे सर उनसे आप? हेल्थ मतलब नर्सिंग असिस्टेंट कह लीजिएगा उनको, हेल्थ असिस्टेंट कह लीजिएगा। जो कोरोना के अंदर देखो जो केयर है ना, मैं आपको बता देता हूँ, हॉस्पिटल के अंदर बहुत सिंपल प्रोटोकॉल होता है। बाकी बीमारियों के अंदर ऑपरेशन होना है तो बहुत सारी टीमें चाहिए होती है, बहुत तरह तरह के डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, बहुत तरह के लोग चाहिए होते हैं। इसके अंदर बहुत सिंपल प्रोटोकॉल होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत कम स्टाफ की आवश्यकता होती है। उनको बेसिक चीज़ें सारी सिखाई गई हैं, जो पेशेंट केयर की चीज़ें होती हैं सारी सिखाई गई हैं। सर, ऑन मंडे डीडीएमए की एक मीटिंग हो रही है, तो एजेंडा में लिखा है कि रेड अलर्ट will be on the table. So any more restrictions expected, sir? What is your assessment? देखिए, वहाँ पर जो भी होगा वो मीटिंग के बाद ही बताया जा सकता है। परंतु मैं आपको थोड़ा सा ये कहता हूँ कि पिछली बारी में और इस बारी में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो लास्ट वेव आई थी, डेल्टा वेव आई थी, जब उसमें 17,000 केसेस जिस दिन आए थे तो एडमिशन 2,500 थे। अब 17,000 केसेस आए तो एडमिशन 200-300 हैं। तो एडमिशन्स आर वेरी लेस एंड वेरी फ्यू एज कम्पेयर टू लास्ट वेव। और अभी भी इसमें एडमिशन्स में भी एक इशू ये है कि काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे जो दूसरी बीमारियों का इलाज कराने के लिए अस्पताल में गए, वो पॉजिटिव कहलाए, तो वो इंक्लूडेड है इसके अंदर। सर, लेकिन जो भी चर्चा हो सकती है, क्या कुछ उस समय क्या, जैसे 2 दिन बाद ही मीटिंग है, केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस समय 23-24 हज़ार केस हो सकते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ और पाबंदियां लगनी चाहिए? ऐसे कयास लगाने की जरूरत है। दिल्ली ने पाबंदियां बहुत सारी ऑलरेडी लगाई है। अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया है, इसका भी इफेक्ट देखिएगा। दिल्ली सरकार ने पहले देखिए देश के अंदर सबसे पहले सारे इंस्टीट्यूशन बंद किए, जिम्स बंद किए, सिनेमा हॉल बंद किए, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉप्स को इवन ऑड किया। तो मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी लगा दी हैं हमने, और इसके ऊपर देखते हैं जो धीरे धीरे असर भी आएगा। कोविड कंप्लायंट बिहेवियर पिछले 3 दिन से बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 100% लोग आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक के मामले में सियासी इल्जाम और जवाबी इल्जामात के दरमियान हकाइक का पता लगाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। मुख्तलिफ एजेंसियां वजूहात का पता लगाने में जुटी हुई हैं। कई सतहों पर सरगर्मियां जारी हैं। इस बीच पंजाब दौरे पर वजारत दाखिला की टीम ने मुख्तलिफ मुतल्लिका अफसरों से पूछताछ की है। टीम ने पीएम मोदी के रूट का भी जायजा लिया। मरकजी टीम ने फिरोजपुर में बनाए गए VIP कंट्रोल रूम के इंचार्ज को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजारत दाखिला ने जांच में ताउन के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की मदद के लिए अफसरों को मुकर्रर कर दिया है। उधर सिक्योरिटी में चूक के मामले में फिरोजपुर में 150 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में लापरवाही के मामले पर मरकज और पंजाब हुकूमत के बीच बयानबाजियों और इल्जाम जवाबी इल्जाम का सिलसिला जारी है। अब पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत चन्नी ने ट्विटर पर भी महाज खोल दिया है। उन्होंने ताज़ा ट्वीट में सरदार वल्लभ भाई पटेल के कौल का हवाला देकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ट्वीट में लिखा कि जिसे फर्ज से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे मुल्क में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। सड़कें बंद हैं और बिजली का निजाम दरहम बरहम है। श्रीनगर में परवाजें मुतासिर हुई हैं। वहीं दिन भर के लिए ट्रेन खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। रामबन में भी मुसलसल बारिश और शदीद बर्फबारी जारी है। सब डिवीजन बानिहाल में बर्फ जमा हो गई है। वहीं कुलगाम जिले में शदीद बर्फबारी की वजह से अहम सड़कें बंद कर दी गई हैं। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, कुलगाम में क्या कुछ हालात, मौसमी हालात है और लोगों को बर्फबारी की वजह से क्या कुछ दिक्कतों का सामना है? जी मुनव्वा, मैं आपको बताऊं कि ये जो बर्फबारी का सिलसिला है ये कल से ही शुरू हुआ। हालांकि देर तक बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई और क्योंकि अभी मौसम जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बर्फबारी में कमी
वाकया हुई है, लेकिन फिर भी जिस तरह की बर्फबारी कल से हुई उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अहम रास्ता सड़कें हैं या उसके अलावा जो दूसरी रास्ता सड़कें हैं तो वो किसी तरह से मुतासिर हो गई थी। लेकिन इंतजामिया की बर वक्त कार्रवाई की वजह से जो अहम रास्ता सड़कें हैं, जैसे अनंतनाग शोपियां की कुलगाम की बात करें, उस अहम रास्ता सड़क की बात करें तो वो उसको खोल दिया गया है, बर्फ को क्लियर किया गया है। उसी तरह से जो भी दूसरी अहम रास्ता सड़कें हैं जो कनेक्ट करती हैं जिला हेडक्वार्टर को दूसरे इलाकों से, वो उनसे बर्फ हटाई गई है, वहाँ रोड्स को क्लियर किया गया है। लेकिन जो हमें इतलात मौसूल है उसके मुताबिक अगर हम अहरबल या फिर बाड़ी जालन और पीर पंचाल एरिया की बात करें तो यहाँ 3 फुट के करीब बर्फ जो है रिकॉर्ड की गई है। और अभी अभी जो हमें इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो है बिजली का निजाम जो है बिल्कुल तितर-बितर हो चुका है और उसी तरह से पीने के पानी की सप्लाई जो है वो भी किसी तरह से मुतासिर हो गई है। ये मान लीजिए कि जो आम जिंदगी है वो किसी तरह से मखलूज होकर रह गई है। लेकिन इंतजामिया अभी इस चीज में लगी हुई है कि किस तरह से जो है लोगों के मसाइल को कम किया जाए, उनके मुश्किलात को कम किया जाए। अगर हम यहाँ पे बात करें खुरीबटपुरा और से अरबल जाने वाली सड़क की, उसमें क्योंकि सुबह बर्फ हटाई गई थी लेकिन अभी भी थोड़ा बर्फ की तह है वो जम गई है, वहाँ दोबारा बर्फ की मशीनें लगा दी गई हैं और यकीनी तौर पे हम ये कहेंगे कि इंतजामिया किसी वजह से जो है अपना काम तो अंजाम दे रही है, लेकिन बर्फबारी ने काफी मसाइल मुश्किलात इंतजामिया के लिए भी खड़े किए हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया को काम करने में भी मुश्किलात पेश आ रही है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। और कुल मिलाकर अगर हम पीर पंचाल रेंज की बात करें या फिर जैसे कुलगाम और शोपियां अजला की बात करें, यहाँ पे काफी बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी की वजह से लोगों की जिंदगी जो है काफी मुतासिर हो गई है। जी मनसा ज़हूर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। बर्फबारी के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी लोगों को राहत पहुंचाने और उनकी बरवक्त मदद के लिए इक़दाम उठा रही हैं। अनंतनाग में रात के औकात में बर्फबारी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान काफी मशक्कत करते नजर आए। अनंतनाग पुलिस ने खनबल समेत दीगर मकामात पर लोगों की मदद के लिए इक़दाम उठाए और लोगों को बानी मंजिलों की जानिब बहिफाजत पहुंचाने की कोशिश भी की। उधर जिला इंतजामिया और पुलिस ने मौसमी खराबी की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल में लोगों की मदद के लिए पहले ही इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं। लोगों से इमरजेंसी की सूरत हाल में किसी भी पुलिस थाने, म्युनिसिपल इदारे और कंट्रोल रूम नंबरात पर राब्ता बनाने की हिदायत दी गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में अदम तशद्दुद में इजाफा देखने को मिल रहा है। अवाम कानून को हाथ में लेकर खुद ही फैसला करने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज झारखंड के धनबाद में एक हुजूमी तशद्दुद का वाकया पेश आया है। हुजूम ने एक मुस्लिम शख्स को सरेआम पीटा और उससे जय श्री राम के नारे लगवाए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि धनबाद में बीजेपी का खामोश एहतजाज चल रहा था। इसी बीच मुतासिर शख्स ने झारखंड बीजेपी सदर दीपक प्रकाश के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद बीजेपी कारकुनान आग बगूला हो गए और उसे जदोकोब किया गया। इस प्रोग्राम में धनबाद के रुकने पार्लिमान भी मौजूद थे। वाज़ेह हो कि इस मामले में हेमंत सोरेन ने वीडियो को रीट्वीट करके मामले की जांच करके कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पुरअमन तरीके से रहने वाले झारखंड के लोगों की इस रियासत में दुश्मनी की कोई जगह नहीं है। धनबाद से हमारे नुमाइंदे संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये पूरा मामला क्या है? वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से मौन वहां पर धरना दिया जा रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान जो है सुरक्षा में चूक हुई थी, उसी के विरोध में वहां के सांसद धनबाद के और विधायक के अगुवाई में वहां पर मौन धरना दे रहा था। उसी समय एक शख्स वहां पर, जो कि बताया जा रहा है कि मंदबुद्धि था, वहां पर पहले तो अपशब्द बोले, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के जो बीजेपी के हैं उनके खिलाफ में अपशब्द बोलते हुए गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद जो है वहां के बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और उस व्यक्ति को समझाने का भी प्रयास किए। कुछ दूर हो जाने के बाद फिर से वह दोबारा उस स्थल पर आए और वहां पर गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद ये पूरा माजरा जो है सो लोगों को भड़क गया और उस व्यक्ति की पिटाई कर दी गई,
हालांकि यहाँ पर कुछ अमानवीय कार्य भी किए गए। उस व्यक्ति को मारपीट करने के बाद उठक बैठक और जहां तक बात कही जा रही कि थूक चटवाने का भी काम किया गया है, जिसके बाद से राज्य के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन इस मामले में संज्ञान लिए हैं और उसके बाद जो भी इसमें कसूरवार है उन लोगों को चिन्हित कर पुलिस को कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस मामले में 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और 10 लोगों को इसमें नामजद आरोपी बनाया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी लोगों को चिन्हित कर रही है और उस पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। हेमंत सोरेन ने खुद इस पूरे मामले को लेकर के जांच की बात कही और रीट्वीट भी किया। इस पर ऑपोजिशन इस मामले को कैसे देख रही है? फिलहाल तो जो वहां पर धरना का नेतृत्व सांसद और विधायक कर रहे थे, उनका कहना है कि जो भी घटना हुई उसकी वो निंदा करते हैं या कहीं से भी उचित नहीं है किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का मारपीट किया जाए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी अंदेशा जताया है कि हो सकता है कि किसी के इशारे पर मौन धरना स्थल पर उस व्यक्ति को भेजा गया होगा ताकि यहाँ पर माहौल खराब हो और लोग उग्र हो। तो यहाँ के सांसद और विधायक इस बात की भी जांच की मांग कर रहे हैं कि आखिर इस शख्स को भेजने के पीछे कौन वह लोग थे जो इसको यहाँ पर जानबूझकर भेजे थे और इस तरह के माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया था। फिलहाल इस घटना के बाद से बीजेपी जहां अब तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को लेकर फ्रंट में थी, लेकिन इस घटना के बाद से कहीं न कहीं झारखंड बीजेपी को बैकफुट में आना पड़ेगा और विरोधियों को एक मौका जरूर उन्होंने दे दिया है। संजय, अगर चेक भेजा भी गया हो तो क्या वो एक राइट दे देता है बीजेपी कारकुनान को कि वो लॉ को, कानून को अपने हाथ में ले ले? बात है, इसीलिए सांसद और विधायक ने कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की है कि जो भी कुछ हुआ है यह एकदम ही निंदनीय है। कहीं से भी यह उचित नहीं है कि उस व्यक्ति को जिस तरीके से मारा पीटा गया, उसके साथ अपशब्द बोले गए, जिस अपशब्द को वो ने बोला उसी शब्द को अगर भाजपा के कार्यकर्ता भी बोले हैं तो निंदनीय है और इसलिए वो भी अपने कार्यकर्ताओं की लगातार निंदा कर रहे हैं। लेकिन वो बार बार कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस मौन धरना को खराब करने का मकसद किसी और विरोधियों के पास होगा, जिसके कारण वो जांच की लगातार मांग कर रहे हैं और पुलिस से भी निष्पक्ष जांच की वह गुहार लगाए हैं। संजय, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। योगी आदित्यनाथ खिताब करें, सीधा रुख करते हैं। जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर प्रोत्साहन सामग्री जो यहाँ पर वितरित की गई है, ये प्रोत्साहन सामग्री प्रदेश के अंदर लगभग 25,000 महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को उपलब्ध आज कराई जा रही है। मैं इसके लिए युवा कल्याण विभाग को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे सभी इस अभियान के साथ जुड़ करके पूरे प्रदेश के हर एक गांव में न केवल खेलकूद के कार्यक्रम बल्कि गांव को रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाना, गांव की विकास की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक उचित माहौल बनाना और गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में अपना योगदान देंगे। आज के उस अवसर पर मैं विभाग को धन्यवाद देते हुए आप सभी को, प्रदेश भर के सभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और ज़ालाबारी से किसानों के फसलों को हुए नुकसान का शिवराज सिंह हुकूमत ने मुआवजा देने का फैसला कर लिया है। कल से मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और सागर डिवीजन में रुक रुक कर होने वाली बारिश से फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। महकमा मौसमियात ने आज भी राजधानी भोपाल समेत रियासत के 14 अजला में बारिश और ज़ालाबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। फसलों के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मुतल्लिका अजला के कलेक्टरों को टीम बनाकर सर्वे करने की हिदायत दी है। देखिए, हमारी सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की कोई भी प्राकृतिक यदि विपदा आती है तो किसानों को उचित मुआवजा मिल सके, उनकी जो भी फसल में हानि हुई है उसको लेकर तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, सरकार के निर्देश हैं कि सर्वे कराकर उन किसानों को उचित मुआवजा मिले। इसके निर्देश हैं। जहाँ भी प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को दिक्कत आई है, किसानों को दिक्कत आई है, उनको उचित मुआवजा मिलेगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिसे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
टीका लगा, जरा टीका लगा।